नमस्कार। आज के हमारे मीट एंड ग्रीट सेशन में हमारी स्पीकर है आईएएस गायत्री राठौर जी। शी इज फ्रॉम 1997 आईएएस बैच. She cleared her civil service exam in first attempt at a very young age of 22. She has completed 23 years in IAS and has served in various capacity like SDM, district collector in various districts, secretary medical and health department, secretary to chief minister, secretary women and child development, secretary Ayurveda and Indian medicine department, and presently serving as secretary social justice, delivering mechanism of the government and extending the enlightenment due to each citizen in a seamless manner. Her interest is lie in nature. She is a nature lover and avid reader. Ma'am, from entire 40 Women Wing, I would like to welcome you for today's session. Thank you very much, Neha. And I'm delighted to be a part of your session today. Thank you very much. Thank you, ma'am. गायत्री मैम, आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता, हम सब ये जानना चाहेंगे. आईएएस बनने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, कैसे आप इस राह पे अग्रसर हुई, और आपकी लाइफ में डेफिनेटली सबकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं, वो क्या चैलेंजेस थे और आपने उनको कैसे ओवरकम किया? Okay, Neha, to begin with, see, I belong to Udaipur in Rajasthan. And I grew up in Udaipur. I studied in St. Mary's, Udaipur. Sari education वहीं से हुई है. Then I went to Mira Girls College in Udaipur. And जब हम लोग छोटे थे, बचपन से ही एक जिसको कहना चाहिए ना आईएएस ऑफिसर्स का एक क्रेज सा था कि मतलब ऐसे लगता था कि ओके दे आर समबडी जो कुछ मतलब बहुत पावरफुल भी होते हैं प्लस बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं. अगर मतलब पावरफुल होने के साथ साथ दे आर द वंस जो डिसीजन भी लेते हैं, अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन वो एक सोसाइटी का ऐसा है कि अगर आप उस पोजीशन में पहुंच जाते हो तो यू कैन डू अ लॉट. तो आप कह सकते हो कि थर्ड फोर्थ क्लास से ही जब से पता पड़ा कि अच्छा आईएएस कुछ चीज होती है, तो आई हैड दिस जिसको कहना चाहिए एक जज्बा था, एक पैशन था कि नहीं बनना तो यही है. और उस समय पता किया कि अच्छा बनने के लिए क्या करना चाहिए. छोटे थे तब पता पड़ा कि आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो तभी से आई डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, following news, improving my general knowledge. And throughout my school days, I remember participating in various quiz competitions, inter-school, inter-college and everything. And I always, जिसको कहना चाहिए, I always, succeeded. तो मुझे लगता था कि हाँ, कुछ I can do it that way. मतलब जब ये पता पड़ा कि अगर जनरल नॉलेज ही अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो हॉबी से बनते बनते वो थोड़ा सा आपका एक करियर की तरफ होने लग गया. और चैलेंजेस बेसिकली बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन उदयपुर, आज भी आप देखो तो दैट इज नॉट अ वेरी हैपनिंग टाउन. तब आज से 20-25 साल पहले काफी डिसकनेक्टेड सा टाउन इन सेंस था कि यू डिड नॉट हैव गुड स्टडी ग्रुप. बेसिकली आइसोलेशन में आपको अकेले पढ़ना पड़ता था. अपना जो आजकल गूगल की फैसिलिटीज है, इंटरनेट की फैसिलिटीज है, स्टडी मटेरियल के लिए आपको दिल्ली जाकर के किताबें खरीदनी पड़ती थी. मतलब 4 किताबें खरीदनी है या कोई जा रहा होता तो उसको लिख के भेजते कि हमारे लिए किताब लेते आना. कोई चीज रेफर करनी होती तो सूचना केंद्र में जा करके सारा जर्नल्स ढूंढ रहे हो, कॉलेज लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में जा करके जर्नल्स में आप उस चीज को वेरीफाई कर रहे हो. तो ये जो टाइम उस समय लगता था, बट मे बी दैट हेल्प्ड इन गोइंग टू द डेप्थ ऑफ थिंग्स. आजकल जो मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ, जनरेशन को भी देखती हूँ, तो उनका बड़ा एक जिसको कहना चाहिए कि यस एंड नो टाइप ऑफ नॉलेज हो गई है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि हाँ 4 में से एक सही होना चाहिए. बट हम लोग जब पढ़ाई करते थे तब किसी एक चीज को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ते थे, समझते थे, क्योंकि इतनी मुश्किल से कुछ भी और स्टडी मटेरियल हाथ में आना वाज लाइक जैसे लॉटरी लग गई हो कि वो मतलब ये वाली किताब आ गई. दैट वे कभी कभी ये होता था कि मतलब बॉम्बे से किताबें मंगा रहे तो पब्लिकेशन के 1 महीने बाद आपके पास आ रही है, बट दैट वाज एक बड़ा अच्छी फीलिंग हुआ करती थी. तो मतलब उस सब हिसाब से ये आज के जमाने में देखो तो वो भी एक स्ट्रगल था कि आपको इच्छा है कुछ जानने की, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, बट यू डिड नॉट हैव अ वेयर विद ऑल. प्लस आज से 25-30 साल पहले हम देखें कि गर्ल्स की जो मोबिलिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं थी. आज हमारे घर में भी बच्चे हैं तो उनकी मोबिलिटी भी है. एंड आई सेड कि जैसे इंटरनेट और ये सारा जो है कनेक्टिविटी से दे कैन दे हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, दे हैव लॉट ऑफ लिंक्स, उनसे कर सकते हैं. बीइंग अ गर्ल अकेले आप इधर उधर जा भी नहीं सकते थे. किसी से कोई बड़े
पे डिपेंडेंट होना था, मेरे साथ चलो, मेरे साथ जयपुर चलो, किताबें खरीदनी है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बट अगेन अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि उन चीजों से बहुत कुछ सीखे हैं, और ओवरऑल उन सब चीजों से ग्राउंडेड रहना जरूर सीखें कि आप कहीं पे भी पहुंच जाओ, लेकिन जो छोटी छोटी चीजों के लिए आपको स्ट्रगल किया है तो वो दैट कीप्स यू ग्राउंडेड। सो आई थिंक दैट हैज एडेड टू माय ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एज अ होल। वाओ मैम। मैम आपने 22 इयर्स जब आप थे स्टार्टिंग में, आपने आईएएस का क्लियर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट। ये वो टाइम होता है जब हम कॉलेज में बैरली एंटर होते हैं, और हम बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि वो क्या बनना चाहते हैं। उस टाइम पे आपने आईएएस क्रैक किया था और आप एक ऑफिसर बने थे। तो मैम आपको वो प्रेरणा कैसे मिली, या आपका गाइडिंग फोर्स क्या था, आपका रोल मॉडल क्या था? और एक लाइफ में रोल मॉडल या गाइडिंग एंजल का क्या रोल होता है? डेफिनेटली नेहा, जैसे मैंने कहा कि थर्ड फोर्थ आईएएस कुछ चीज होती है और सबसे अच्छी चीज होती है, तो मन में यही हो गया था कि यही बनना है। उस समय कोई मतलब हमारे आसपास कोई ऐसा था नहीं, जरूर सब जब स्कूल में थे, एक बार फंक्शन में हमारे कलेक्टर साहब आए थे, उदयपुर के जो कलेक्टर थे, बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जी। हमारे लिए ही वाज लाइक डेमी गॉड कि अच्छा, वो हम लोग सब के सब ऐसे आके फाड़ फाड़ के, अच्छा कलेक्टर ऐसे होते हैं, ये कलेक्टर है, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बैठ रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो हम सभी बच्चे मतलब वी वर सो इम्प्रेस्ड। और फिर सब आई वाज टेलिंग माय फ्रेंड्स कि नहीं नहीं देखना, एक बार मैं भी कलेक्टर बनूंगी, दैट टाइप सर ये वाला। सो अब उसके लिए ये हुआ कि व्हेन एवरीवन वाज एंजॉयिंग, माय फ्रेंड्स, जब वो सबके टीनेज में हैंगआउट्स होते हैं, हमारे उदयपुर में भी कुछ ऐसे हैंगआउट्स थे, फतेह सागर पे जाकर के चाट खाना, सुखाड़े सर्कल पे जाकर के चाट खाना। माय फ्रेंड्स यूज्ड टू डू व्हाट आई यूज्ड टू स्लॉग लाइक अ बुकवर्म। तो कुछ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी किया, थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी किया कि ये कि कॉलेज में भी जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ लो, बाकी सारी एनर्जी आपके यूपीएससी की तैयारी में लगा दो, तब से सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स भी आप ये करो कि आप दैट हेल्प्स यू। तो दैट एक बैलेंस्ड तरीके से आसपास का जिसको है कि कुछ मतलब इमिडिएट मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा कोई पर्सन नहीं था कि जिसने पर्सनली गाइड किया हो, पर देख करके टीवी में उन दिनों अगर आपको ध्यान होगा, उड़ान सीरियल आता था कविता चौधरी वाला, जिसमें शी हैड बिकम एन आईपीएस ऑफिसर, एंड हम सब लोग उस समय 7th 8th क्लास में थे, एंड शी वॉज वन ऑफ दोज रोल मॉडल्स कि वाह अच्छा ऐसे आईपीएस होते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं। तो इस तरह के जो रेफरेंस मॉडल्स होते हैं, एंड जब आप खुद बन जाते हो तब लगता है कि चलो हम भी इस मुकाम पे पहुंच गए, हमारे पास भी, हम भी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, सही काम को सही करके बता रहे हैं, दैट वे। तो दैट गिव्स अ रियली गुड किक व्हेन यू गो इन द फील्ड एंड यू वर्क फॉर इट। आप जो आपका डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, मैम थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे। इस डिपार्टमेंट का क्या रोल है और हाउ इट वर्क्स फॉर अपलिफ्टिंग ऑफ वुमेन एंड पीपल एज अ होल। एंड मैम आपका जो इससे रिलेटेड प्रोफाइल है मैम, उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपसे कुछ। जैसे हमारे पेंशनर्स हैं, पेंशनर अब सिटी रूरल एरियाज में वो लोग हैं जिनके पास बहुत कम अपना सोर्सेज ऑफ इनकम है, बहुत कम, अगर रूरल एरिया में देखें तो लैंड बहुत कम है, एंड फॉर देम इट इज डिफिकल्ट टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। तो जैसे अपने स्टेट में करीब 80 लाख पेंशनर्स हैं, उसमें से ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, सिंगल वुमेन वाली पेंशन है, जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं जिनको हम दिव्यांग कहते हैं उनकी पेंशन है। ऐसे लोगों का आइडेंटिफिकेशन टू इंश्योर दैट दे गेट देयर पेंशन्स टाइमली, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दिस फोरम कि अब हमने आईटी को यूज करते हुए ऐसा सिस्टम किया है कि ऑनलाइन सारा हम लोग पेंशन के लिए एप्लीकेशंस लोगों से ले रहे हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो कंसर्न ऑफिसर है उसका एक टाइम फ्रेम है कि विद इन 15 days ही हैज टू वेरीफाई। अगर नहीं करता है इट एस्केलेट्स टू द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। सैंक्शनिंग अथॉरिटी का भी हमने एक टाइम फ्रेम फिक्स कर रखा है कि से विद इन 15 days ही हैज टू इशू दैट सैंक्शनिंग ऑर्डर। नहीं होता है तो वो ऑटो सैंक्शन मोड पे चल जाता है। तो बेसिकली जो पहले हम लोगों के दिमाग में सरकारी ऑफिस की इमेज थी कि लोग पेंशन के लिए एप्लीकेशन ले लेकर के घूम रहे हैं, पूरे फाइल्स के फाइल्स भरे हुए पड़े हुए हैं, पेंशन के लिए लोगों को नहीं मिल रही है, तो आईटी का यूज करते हुए हमने ऑनलाइन माध्यम से इस चीज को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी है। दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। दूसरा ये है कि जैसे हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स है, जैसे ओल्ड एज हो गए, काफी ऐसे लोग हैं कि किसी की तो फैमिली नहीं है, किसी के फैमिली होते हुए दे आर डिसोन्ड बाय देयर ओन चिल्ड्रन, तो दे लिव इन अ वेरी, जिसको कहना चाहिए थोड़े से पिटिएबल कंडीशन में। तो गवर्नमेंट के ओल्ड एज होम्स है, कुछ हमारे एनजीओ की सहायता से हम लोग ओल्ड एज होम्स चला रहे हैं। करीब 53 ओल्ड एज होम्स है जो अक्रॉस द स्टेट है।
उसी तरह से वुमेन के लिए है। वुमेन जो किसी दे आर विक्टिम्स ऑफ सम काइंड ऑफ हैरेसमेंट और सम किसी तरह का टॉर्चर का, घर से जो कहना चाहिए भागी हुई लड़कियां हैं किसी न किसी रीजन के कारण से, उनके टेम्पररी शेल्टर के लिए हमारे जो विमेन होम्स है उनको हम लोग मॉनिटर करते हैं। उसी तरह से हमारे डिपार्टमेंट से चाइल्ड राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें जो अबैंडन चिल्ड्रन है, ऑर्फन चिल्ड्रन है, या जो बच्चे आपके चाइल्ड लेबर में काम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस वाले जाकर के छुड़ाते हैं, उनको अपन उसमें रखते हैं। तो इस तरह से करीब 252 चाइल्ड होम्स वी आर रनिंग। कुछ उसमें से 150 के करीब गवर्नमेंट के हैं, रिमेनिंग एनजीओस के माध्यम से है। आपने देखा होगा जो अडॉप्शन एजेंसीज है, स्टेट अडॉप्शन एजेंसी है, सेंट्रल अडॉप्शन एजेंसी है, वो हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू बच्चों का अडॉप्शन भी होता है। फिर जो हमारे स्पेशली एबल्ड की इतनी सारी पॉलिसीज है, अभी हमने गवर्नमेंट ने आकर के उनको 4% रिजर्वेशन भी गवर्नमेंट जॉब्स में दिया है। जस्ट मतलब द पर्पस ऑफ आवर डिपार्टमेंट इज जो वल्नरेबल है, जो डिप्लोरेबल ग्रुप ऑफ द सोसाइटी है, निग्लेक्टेड ग्रुप है, उसको हम किसी तरह से एम्पावर्ड करें। तभी ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नाम हमारे डिपार्टमेंट का है, कि हाउ वी हेल्प द लेस एम्पावर्ड एंड हाउ वी मेक एनेबलिंग एटमॉस्फेयर कैसे प्रोवाइड करें थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स, थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो हमारे यंग बच्चे हैं उसके लिए हमारा जो फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन्स भी देते हैं छोटा मोटा दुकान का काम करने के लिए। आजकल तो थोड़ा आईटी एनेबलमेंट हो गया है, तो कुछ नए नए स्टार्टअप्स के लिए भी हम लोग उनको ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट से करवाते हैं और फिर हम लोग लोन देते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो भी वंचित वर्ग है हमारे राज्य का, उसको एड्रेस करने का हमारा डिपार्टमेंट काम करता है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मतलब इस वाले डिपार्टमेंट में मुझे सर्व करने का मौका मिला, विच इज एक्चुअली द पर्पस फॉर विच वन कम्स टू इन द सर्विस। राइट मैम, आपने इतने सारे हेल्थ से रिलेटेड, आयुर्वेद, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट्स में सर्व किया है और आपको सेटिस्फैक्शन इस डिपार्टमेंट से आता है। आई थिंक एक हर विमेन के अंदर जो एक सॉफ्टनेस छुपी होती है, ये शायद उसका एक एग्जाम्पल है। मैम, जैसे आपने बताया आपकी हॉबी ने ही आपको एक 22 साल की लड़की को एक आईएएस ऑफिसर बनने में हेल्प की, आपको मोटिवेट किया। बट आज जब आप एक मुकाम पे हैं, आप एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, कितना चैलेंजिंग है उस हॉबी को रिटेन करना। अब आप कैसे टाइम निकाल दिए उन सब के लिए, और ये आप जो नेचर लवर है उसके लिए आप कैसे अपने आप को टाइम निकालती हैं? हाँ, जिस ट्रू नेहा कि पिछले काफी साल से रीडिंग थोड़ी सी जिसको कहना चाहिए बैकग्राउंड में चली गई, बट नाउ मुझे लग रहा है कि पिछले 1-1.5 साल से अगेन आई हैव पिक्ड अप, बिकॉज नाउ किड्स आर आल्सो ग्रोन अप। तो आपका जो टाइम रिमेनिंग जो बचा हुआ ऑफिस से टाइम बच्चों पे निकलता था, अब वो भी बच जाता है। तो नाउ आई पिछले 2 साल से वापस आई हैव पिक्ड अप माय हॉबी ऑफ रीडिंग, एंड I mostly go for fiction या good autobiographies या good self-help books, that kind of। तो ना करते हुए ऑन एन एवरेज वीक में एक आध या 1-2 बुक्स खत्म हो जाती हैं। लेट राइट को कभी नींद नहीं आ रही होती है तो 2-3 घंटे उस समय निकल जाते हैं। कभी सैटरडे रात को लगता है कि हाँ कल सुबह जल्दी नहीं उठना है, तब पढ़ लेते हैं दैट वे। और नेचर लवर होने का सबसे अच्छा ये है कि आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप घर की छत पे जाकर के भी बैठ जाओगे तो भी देयर आर सो मेनी एम्पल पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सप्लोरिंग नेचर। और हालांकि जयपुर में भी हमारा अपना स्मृति वन है, अपना सेंट्रल पार्क है, अपना झालाना वाला फॉरेस्ट है। आई मीन देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर यू कैन गो सिट क्वाइटली एंड कनेक्ट विद नेचर। सो दैट हैज ऑलवेज बीन माय पैशन। और जब अकेडमी के दिनों में भी वी हैड दिस सोसाइटी, नेचर सोसाइटी, सो आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ दैट सोसाइटी। तब हम मसूरी में भी काफी ऐसे इवेंट, स्टार गेजिंग, बर्ड वॉचिंग और इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते थे। तो डिस्ट्रिक्ट्स में भी जहाँ पे भी रहे हैं, जैसे लाइक आई वाज इन बांसवाड़ा, वहाँ पे बैक वाटर्स है, वहाँ पे कोशिश करा कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उन पे थोड़ा सा रिसर्च, तो कुछ ऑर्निथोलॉजिस्ट है उनका एक ग्रुप बना करके उन पे बुक्स पब्लिश करवाना। तो ऐसे काम के साथ साथ भी हॉबीज के लिए भी टाइम निकल आता है। मैम, फिर करेंटली आप क्या पढ़ रहे हैं? Oh, currently I was reading this Overdraft, अपने उर्जित पटेल की जो बुक है। So I was reading that, it is very interesting। और एक और साथ साथ बेसिकली मेरे साथ ये होता है कि थोड़े से जल्दी मैं बुक से वो हो जाती हूँ कि नहीं इसके साथ खूब सारी पढ़नी है, तो एक साथ 4-5 बुक्स चलती रहती है।
सो ऑफ लेट फिर अभी मैंने विलियम टेम्पल की द अनार्की भी खत्म करी है, विच हैज अ वेरी अच्छा। गुड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ आवर इकोनॉमी हैज इवॉल्व। मतलब मैंने दोनों को ज्वाइन करके उसको समझने की कोशिश करी है। साथ साथ बैरल आचार्य की भी है सेविंग द इंडियन कंज्यूमर, वो वाला भी मैं अभी पढ़ रही हूँ। तो मेरी बहुत सारी किताबें एक साथ चलती रहती है। हाउ लवली मैम। मैम, एक विमेन की लाइफ में इतने सारे रोल होते हैं, और एक वर्किंग विमेन, वो भी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर की लाइफ में इतने सारे रोल्स, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हाउ डू यू बैलेंस योर लाइफ प्रोफेशनल एंड पर्सनली, एंड व्हाट challenges do you think you face while being into service, and do you think do you have to compromise on any aspect in life, या कभी कभी ये गिल्ट फैक्टर, मदर गिल्ट बहुत आ जाता आई है थिंक वर्किंग दैट वुमेन्स को? एवरी वर्किंग वुमन, भले ही वो ऑफिसर है या वो किसी भी कैपेसिटी में है, शी ऑलवेज कैरीज दैट गिल्ट विद हर. So has been the case with me, that guilt of not giving attention to your children, and sometimes especially in the initial years to give more time to your career as compared to the kids, because वो एक टाइम होता है कि जब करियर भी उतना ही डिमांडिंग होता है, आप भी नए नए होते हो, समझ रहे होते हो, और उसी समय आपकी फैमिली लाइफ भी शुरू होती है, बच्चे भी छोटे होते हैं, एंड मे बी बिकॉज यू हैव वर्क सो हार्ड फॉर योर करियर, तो आप करियर को प्रेफरेंस देते हो शुरू में, एंड यू आल्सो नॉट मेच्योर इनफ. आई मीन एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, थोड़ा सा जिसको मिडिल एज, सो कॉल्ड मिडिल एज में अगर कहते हैं, तो यू बिकम मेच्योर, यू नो आपको कहाँ पे पॉज करना है, कहाँ पे क्या करना है, फैमिली में भी करियर में भी आपको लग जाता है. बट शुरू में जब आप पूरे जिसको फुल स्विंग पे काम कर रहे होते हो, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आती हैं, बट मे बी अगर मुझे लगता है कि अगर आप अपने काम से प्यार करते हो, आप अपने फैमिली से प्यार करते हो, तो कहीं ना कहीं से रास्ते निकल आते हैं. बिकॉज लाइक माई हस्बैंड इज ऑल्सो इन द सर्विसेज, तो वी हम हमेशा ही अलग अलग पोस्टिंग ही रही. So single-handedly one had to bring up the children and one had to look after the district assignments also. But मुझे लगा कि किसी तरह से, I don't know, because of God's grace or whatever, टाइम निकल गया, एंड वन को मतलब आज एक सेटिस्फेक्शन से कि हाँ चलो बच्चों को भी ठीक ठाक सा कर लिया. वो गिल्टी तो कभी खत्म होगा ही नहीं, गिल्टी फीलिंग हमेशा रहती है. बट ओके, मतलब करियर को जितना देना था, जितना टाइम एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, बिकॉज कभी कभी ऐसा टाइम भी होता है कि 2-2 3 दिन तक आप घर भी नहीं जा पाते हो. कभी कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको कैंप करना पड़ता है कहीं दूसरी जगह पे. कभी इलेक्शन वाले ऐसे टाइम आ जाता है कि ओवरनाइट जब ईवीएम्स नहीं आई थी, हाथ से काउंटिंग होती थी, तो 2-2 3 दिन पंचायत की काउंटिंग चलती रहती थी. कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी आए थे, बट ठीक है, वो टाइम भी निकल गया. और वन थिंग आई हैव नोटिस्ड with most of the children, almost all children of working women, that they also develop a kind of independence from childhood, because they see their mother doing something and they are not dependent. धीरे धीरे वो अपना काम करना सीख जाते हैं, तो even that gives you a bit of satisfaction कि kids are not so much dependent on you. तो बचपन से बच्चे भी टचवुड एक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. सो हम उसको प्लस माइनस दोनों तरीके से ले सकते हैं. राइट मैम, ये शायद ये गिल्ट तो कभी खत्म नहीं होता, स्पेशली जब पेरेंट्स मीटिंग में जाते हो आप, या बच्चे के दूसरे बच्चे का एक बेटर प्रोजेक्ट. Totally blank. Rather than asking the teacher, you look at the teacher कि चाहिए कुछ कहे, हम उसका जवाब दें, वो वाली हालत होती है. कभी कभी तो ये हालत होती है कि आप कोई पूछता है कि आपके बच्चे कौन से सेक्शन में, then I have to think बड़ा वाला किस में, छोटा वाला किस सेक्शन में. मतलब ये चीजें भी तब तब बहुत गिल्टी फीलिंग होता है कि what kind of mother I am. बट ठीक है, वो वाला टाइम भी निकल गया. Ma'am, I would like Alka ji to take it forward and ask further questions, please. Yeah, namaste, ma'am. Namaste. It's so nice of you taking out such a busy schedule में से इतना टाइम निकालना, और आप जिस तरह की पर्सनालिटी हैं, जो आपने ग्राउंडेडनेस की बात की, तो वो झलकता है बिल्कुल. तो मेरा सवाल यही है कि जिस तरह का स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहा, आपने जो परस्यू करना चाहा, और आज आप जिस मुकाम पे हैं, तो आप क्या सोचते हैं, हैप्पीनेस रूल क्या है? हैप्पीनेस के लिए क्या ज़रूरी है, या हम लोग अपनी रूटीन लाइफ से कैसे डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं? ओके, अलका जी, सबसे पहला जो मैं शुरू से मानती हूँ और अभी भी मानती हूँ कि जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर हम उसको बहुत प्यार से, दिल से करते हैं, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, इट गिव्स अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन. अगर हम काम को बोझ मान के करते हैं, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी. जिसको कहते हैं स्ट्रेस भी उससे क्रिएट होता है, डिप्रेशन भी उससे आता है. लेकिन
मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि आई ऑलवेज लव द वर्क विच आई डू. आई हैव सर्व्ड इन सो मेनी ऑफ द प्लेसेस, बट मुझे हर जगह पे उतना ही मतलब काम करने में मजा आता है, मेहनत भी उतनी ही मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नो, आई हैव टू गिव माय बेस्ट. अगर टोटली इन्वॉल्व होकर के करते हैं तो कोई चीज आपको टॉर्चरस नहीं लगती. ये मेरा पर्सनल मानना है. और वो वाला भले ही आप किसी भी मतलब उसको आप फैमिली में तरीके में भी ले लो, भले ही क्वांटिटी ऑफ टाइम कम हो सकता है, लेकिन जो क्वालिटी होता है कि थोड़ी देर ही बैठो लेकिन आराम से बैठ लो, rather देन वॉचिंग टीवी, ट्रैक पे चले गए, वॉक पे चले गए, कुछ भी कर लिया, तो मतलब दैट वो जो फैमिली बॉन्डिंग है वो बढ़ाता है. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हमारे डिप्रेशन को दूर करने को, स्ट्रेस को दूर करने की, प्लस मेरा ये मानना है कि हालांकि हम लोगों को थोड़ा सा, मुझे पर्सनली थोड़ा सा लेट समझ में आया कि जो हम बैलेंस की बात करते हैं वो ऐसा नहीं होता कि एक कोई डेट आती है कि हाँ भाई अब आज 15 साल हो गए नौकरी को, अब बैलेंस करेंगे, अभी तक हम ये कर रहे थे. वो डे वन से बैलेंसिंग आपको आपकी पर्सनालिटी में जितना जल्दी अगर आ जाए तो वो ज्यादा आपको इन स्ट्रेस से और डिप्रेशन से दूर रखेगी. बिकॉज वन नोज वंस लिमिटेशंस, वन नोज वंस प्लस पॉइंट्स ऑल्सो. तो उन प्लस पॉइंट्स, लिमिटेशंस, एक्सपेक्टेशंस, आपका क्या स्कोप है, उसके हिसाब से, जिसको जो कबीरदास जी इतने साल पहले कर गए कि जितनी लंबी चादर है उतने ही पैर पसारी है, वही वाली बात है कि हम हमारी लिमिटेशंस को देखते हुए हम अपना जो है एक फैमिली लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का, उसका हम अगर डिजाइन करें और उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, तो ये स्ट्रेस और डिप्रेशन वी कैन वार्ड ऑफ. एंड एज विमेन एंड ऑल माय विमेन फ्रेंड्स जो आज जुड़े हुए हैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आई वुड लाइक टू से कि we should start loving ourselves and we should start caring for ourselves. If we will care for ourselves, then automatically जो हमारी फैमिली का, we will be caring for our family. Because अगर अनफॉर्चुनेटली आजकल आप देखो मिडिल एज में जो सारे हमारी वर्किंग वुमेन है इतने स्ट्रेस से गुजर रही है, इतने तरह के मतलब उनपे मतलब क्या करना चाहिए कि सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स है विच टेक्स अ हेवी टोल ऑफ देयर हेल्थ. मतलब डिप्रेशन तो एक चीज है, अदरवाइज भी दूसरी सारी इतनी सारी चीजें विच further leads to other complications. तो अगर अपना सही basic fitness, I don't say कि भाई one has to be a very athletic kind of body and every basic fitness level हमारे हमेशा रहे 20s, 30s, 40s, 50s, 60s में. हमारा जो basic क्या करना चाहिए खान पान, क्योंकि आफ्टर कोरोना ये समझ में आ गया कि आपकी बॉडी की जितनी इम्यूनिटी ठीक ठाक रहेगी, आप उतने अगर बीमार भी हो जाते हो तो यू विल बी एबल टू ओवरकम इट. तो छोटी छोटी चीजों से हम हमारी दिनचर्या को इस तरह से कर ले, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट. ये नहीं कि बीमार हो तभी हम मौसमी का जूस पिए, हम रोज ही मौसमी का जूस पी सकते हैं, तो एटलीस्ट दैट गिव्स यू दैट विटामिन सी. हम लोग आजकल लिमसी ले रहे हैं, हम लोग हमेशा ही लिमसी लेने लग जाए, तो दैट विल हेल्प. तो मेरा ये कहना है कि हम लोग इसको पार्ट ऑफ, न केवल हमारा बट ऑल आर गर्ल्स, ऑल आर, हमारी बहनें, हमारी फ्रेंड्स, हमारी सभी लोग इसको अगर अपना राइट फ्रॉम टीनेज से अगर हम अपना पार्ट ऑफ अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे कि यू हैव योर हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. आप हेल्दी रहो तो आपका काम भी अच्छा रहेगा, आपकी फैमिली भी अच्छी रहेगी, आपके बच्चे भी अच्छे रहेंगे उस पे. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अपना इंडियन सिस्टम ये है कि women are always made to feel guilty. खुद पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया, खुद के ऊपर कुछ भी कर लिया तो गिल्टी क्यों हो, बच्चों को नहीं देख करके अपना देख रही है, हस्बैंड का नहीं देख करके अपना कर रही है, करवा चौथ का व्रत नहीं कर रही है, दैट मींस शी इज वेरी सेल्फिश. मतलब दैट काइंड हम लोगों को ऐसा एक एटमॉस्फेयर दिया जाता है ना गिल्टी वाला, उस गिल्ट से बाहर आना चाहिए. वैसे ही इतनी जमाने में गिल्ट वाली चीजें हैं, तो ये वाली चीजें एटलीस्ट अब हम लोग थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग कर सकते हैं. हो सकता है हमारे मदर के टाइम पे, ग्रैंड मदर के टाइम पे रैशनल थिंकिंग नहीं थी, लेकिन अब हमारे सामने है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वी शुड कम आउट ऑफ इट एंड स्टार्ट थिंकिंग रैशनली. तभी मेरे ख्याल से ये जो डिप्रेशन और इसको हम लोग काउंटर कर पाएंगे. या मैम, वेरी वेल सेड. आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात बताई है जो हमें अपने दिनचर्या में भी ढालनी चाहिए, यही चीज़ की इम्यूनिटी को लेके, और जितनी लिमिटेशन है उसी में हम काम करें, और वो बहुत अच्छे समर्पण के भाव से और अच्छे डेडिकेटेडली उसको करें और प्यार से करें. मेरा एक ये सवाल है कि सोशल स्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, और आपको क्या लगता है कि आज की टेक्नोलॉजी इसको डिवाइड कर रही है समाज को दो टुकड़ों में? ओके, देखो इसको दो तीन पर्सपेक्टिव से हमें देखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के प्लस पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, नेगेटिव पॉइंट्स कुछ हैं. जो हम लोग सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव न्यूज और नेगेटिव पब्लिसिटी, कुछ ग्रुप्स भी ऐसे बन गए हैं कि जो इस तरह से नेगेटिव चीजें फैलाते रहते हैं, दैट डेफिनेटली
क्या कहना चाहिए कि वो जो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, जो सारी गॉसिप यूनिवर्सिटी होती है, वो एक नेगेटिव डेफिनेटली कर रही है. बट टेक्नोलॉजी ओवरऑल आई पर्सनली फील हैज इम्प्रूव्ड आवर थिंकिंग, हैज इम्प्रूव्ड आवर वर्किंग एनवायरनमेंट. आज जैसे आप देखोगे कि जैसे मैंने अभी छोटा सा एग्जांपल दिया, ये हमारे पेंशन का, तो ये टेक्नोलॉजी की ही वो क्या कहना चाहिए बदौलत है कि आज 80 लाख पेंशनर्स को मैं महीने की 7 तारीख तक उनकी जो भी पेंशन है, 1000 रुपए, 1500 रुपए, ये हम लोग दे पा रहे हैं. हम लोग पोर्टल पे हर पेंशनर का देख पा रहे हैं कि उसको किस डेट को मिला, उसके अगर 3 बैंक अकाउंट है तो कौन से वाले बैंक अकाउंट में गया है. उस माइक्रो लेवल पे हम लोग मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं. उसी तरह से स्कॉलरशिप्स हम लोग जैसे बच्चों को देते हैं, करीब 950 करोड़ की स्कॉलरशिप हम लोग एक साल में हमारा डिपार्टमेंट दे रहा है टू अराउंड, मेरे ख्याल से बहुत काफी इट इज 1 लाख बच्चों को. 1 लाख बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं, भले ही वो MBBS कर रहे हैं, भले ही वो BA कर रहा है, भले ही वो 11वीं पढ़ रहा है, भले ही वो IIT कर रहा है, मतलब उसके कुछ क्राइटेरिया है. सो टेक्नोलॉजी ने ये हेल्प किया है कि वो बच्चा घर बैठे, अगर वो बाड़मेर में भी बैठा है, हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा है तो उसकी ऑटो सैंक्शन हो रही है. सो सी दिस हैज इनेबल्ड. अब हम कहें कि टेक्नोलॉजी का अगर दूसरा एस्पेक्ट देखो तो कुछ रिलीजियस ग्रुप्स बन गए हैं, कुछ सोशल ग्रुप्स अलग बन गए हैं, वो अपने ही क्लोज्ड क्या कहते हैं मानसिकता से चलते हैं, क्लोज्ड वाली वो जो गलत फहमियां, गलत धारणाएं फैलाते हैं. बट इसमें एक पॉजिटिव चीज ये है कि आज का जो हमारा यूथ है वो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को भी उतना ही रिलीजियसली फॉलो कर रहा है जितना कि बिहार इलेक्शन को. तो उसे पता है कि भाई वहां क्या मुद्दे हैं, वहां पे ह्यूमन राइट्स क्या मुद्दा है, हमारे यहाँ पे कास्ट और जाति मुद्दा हो रहा है और रिलीजन मुद्दा हो रहा है. तो कम से कम जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, आज के जो रैशनल टेम्परामेंट वाले बच्चे हैं, मुझे लग रहा है कि दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड एट द राइट टाइम दे कैन टेक दैट डिसीजन. सो जो ये सोशल हार्मनी वाली हम बातें करते हैं, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉट मेनी थिंग्स, जिसमें इट बिगिंस फ्रॉम फैमिली. अलका जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम अपनी फैमिली में, अपने सराउंडिंग में, अपने नेबरहुड में अगर हम अच्छा माहौल रखेंगे तो ग्रेजुअली इट विल पर्कुलेट सब तरफ से. अगर हम सीधा ही कह दें कि वो पर्टिकुलर ग्रुप ठीक नहीं है और ये वाला ठीक नहीं है, जैसे कि हमारे सोशल मीडिया में बात होती है, तो दैट इज अ वेरी पैरार्कियल व्यू ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. तो जोड़ने तोड़ने दोनों का काम टेक्नोलॉजी कर रही है. बट पर्सनली व्हाट आई हैव सीन एंड व्हाट आई बिलीव दैट आजकल का जो यूथ है, आजकल का यूथ मीन्स अप टू 45-50, जो सभी लोग मतलब सब तरह के एक्सपोजर है उनका पूरी दुनिया का, एंड देन दे कैन टेक अ कॉल. तो दिस इज हेल्प्ड आवर पीपल इंडिविजुअली, प्रोफेशनली एंड सोसाइटी एज अ होल. ये मेरा मानना है. बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे ऊपर है कि हम क्या लें और हम क्या छोड़ें, वो वाली हाँ, बात है. फिल्टर हमें लगाना पड़ेगा. हमें फिल्टर सब तरफ से लगाना है. नेगेटिव चीजें भी आ रही है, पॉजिटिव चीजें भी आ रही है. अब वो फिल्टरिंग हमको करनी है कि हमें किस चीज को कितना एक्सेप्ट करना है. राइट राइट, बिल्कुल. मेरा दूसरा सवाल है कि किसी भी देश, राज्य या समाज, उसके लिए सोशल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना जरूरी है, और कैसा स्ट्रक्चर हो, जैसे किस तरह का डेवलपमेंट स्ट्रक्चर हम सोशल जस्टिस का मानते हैं. ओके, देखो मतलब इट इज समथिंग वेरी क्लियर कि हमारा कंट्री इतना स्ट्रॉन्ग विद सच स्ट्रॉन्ग कल्चरल वैल्यूज, हिस्टोरिकल वैल्यूज, मतलब जिसमें कहना चाहिए कि अपनी कंट्री का सानी पूरी दुनिया में नहीं है. बट क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में बट गए. सबसे पहले हम लोग एरियाज में बट गए, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, पाकिस्तान हो गया. कल्चरल वैल्यूज पे बट गए, जेंडर पे बट गए. आप विमेन की देखो, कुछ सोसाइटीज में विमेन की क्या हालत है, जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सोसाइटी वहाँ क्या हालत है, दूसरे एरियाज में क्या है. तो जो सोशल स्ट्रक्चर है, अगेन आई वुड से कि हमारी जितनी एजुकेटेड सोसाइटी होगी, जितनी ह्यूमन वैल्यूज पे होगी, वैल्यू सिस्टम सबसे पहले आता है. और अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी जाए तो हमारा जो प्रियम्बल कहता है कि हमारा एक इक्वालिटी, सब लोग इक्वल हो, कानून की नजरों में सब लोग इक्वल होने चाहिए. भले ही वो पुरुष है, भले ही वो महिला है, भले ही हिंदू है, भले ही मुस्लिम है, भले ही नॉर्थ ईस्ट के हैं, भले ही बाड़मेर के हैं, कहीं के भी हो. तो जो हमारी 100 साल पहले जो हमने वर्च्यूज को जिनको एनश्राइन किया है कि सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, सभी लोग इक्वल होने चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, भाई फ्रेटर्निटी होनी चाहिए. आई मीन अगर हम हमारे एजुकेशन करिकुलम में, आज आप हमारा एजुकेशन देखो,
बहुत अच्छे स्कूल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्कूल है, बट हमने हमारे बच्चों को रैट रेस में डाल दिया है। जो अभी थोड़ी देर पहले अपन डिप्रेशन की बात कर रहे थे, स्ट्रेस की बात कर रहे थे, हमने हमारे बच्चों में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को पीछे करके और केवल नंबर वाली रेस में डाल रखा है, जबकि आज की जरूरत है टू डेवलप अ गुड पर्सनैलिटी। इफ वी हैव अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है उसका फर्स्ट डिवीजन नहीं आकर के गुड सेकंड डिवीजन आ जाएगा, but still he will be an asset to the society, to our social structure, if he knows as a responsible citizen उसका ड्यूटी क्या है। छोटा सा बात है कि हमें हमारे घर के आसपास गंदगी नहीं फैलानी है, कचरा नहीं फैलाना है। हम कितने ही पढ़े लिखे हो, लेकिन हम अगर हमारे घर के बाहर कचरा डाल रहे हैं, देन वी आर एज बैड एज किसी भी, जिसको कहना चाहिए अनपढ़ से भी गए गुजरे हम। तो बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने कह दिया कि हाँ 1 2 3 4 ये चीजें हो जाए सोशल स्ट्रक्चर होगी। ये हमारा वैल्यू सिस्टम किस तरह से हम इंकलकेट करते हैं एज अ फैमिली विद इन आवर स्कूल करिकुलम, ओवरऑल हमारे जिसको कहना चाहिए पब्लिक लाइफ में, एंड कैसे हमारे रोल मॉडल्स बिहेव करते हैं, दे एड टू आवर सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर में हम बहुत सारे फैक्टर्स ले सकें, जैसे मैंने कहा है कि इट इज रिलीजन, इट इज जेंडर, it is caste, it is rural urban divide, it is youth and the aged person divide, it is the teenage versus the क्या कहते हैं वर्किंग क्लास डिवाइड, सब तरह के डिवाइड्स है। और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम लोग जब पहले, आजकल तो मीटिंग्स वगैरह बहुत कम हो गई, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे कुछ मीटिंग्स होती थी तो पीपल यूज्ड टू से दैट इंडिया इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लेस ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस यूनिवर्स, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं। मतलब हम हरियाणा में जाएंगे अलग प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में जाएंगे अलग प्रॉब्लम है, राजस्थान के भी 33 जिलों में सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो जो चीज हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, जर्मनी में, जहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है, छोटा सा रिलीजन है, छोटा सा बड़ा स्टीरियोटाइप है, वहाँ पे 2+2=4 है, हमारे यहाँ पे पता नहीं वो कुछ भी हो सकता है। तो वी नीड टू हैव आवर ओन रोल मॉडल्स, वी नीड टू हैव आवर ओन वैल्यू सिस्टम। और ऐसा नहीं है आफ्टर इतने सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के बाद भी आज हमारा कंट्री, हमारी सोसाइटी स्ट्रांग है, तो वो ये है कि हमारा एक वैल्यू सिस्टम में विश्वास है, हमारा एक जो फैमिली वाला वैल्यू सिस्टम है, डूइंग गुड में वैल्यू सिस्टम है, ब्रदरहुड में जो एक जो कहना चाहिए कि समझ है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली आवर सोसाइटी हैज सस्टेन्ड टिल नाउ, एंड आई थिंक विद advancements in all fields is that will definitely go in a positive direction। ठीक है उसमें negative aspects भी आते हैं, लेकिन I think it overpowers the negative aspects। बिल्कुल मैम, इतना डिपार्टमेंट काम करता है आपका, जैसा कि ओल्ड एज होम्स हो गया है, पेंशन्स को लेके है, चाइल्ड लेबर को लेके है, विमेन एम्पावरमेंट है, इतने डिपार्टमेंट्स आप हैंडल कैसे करते हैं? उनके साथ सर्वे करना इतना चैलेंजिंग काम है, बिकॉज अपने आप में एक डिपार्टमेंट ही बहुत काम होता है, काफी काम है। पेंशन का ही काम, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब सोशल मीडिया के थ्रू या थ्रू टेक्नोलॉजी इट हैज चेंज्ड अ लॉट, तो इतना कैसे आप कर पा रहे हैं और कितना चैलेंजिंग है, इसको कैसा आप कर सकते हैं? और दूसरा इतने आपके कई बार होता है कि आपने इतनी मेहनत से उसकी ग्रोथ हुई और आपका फिर ट्रांसफर हो जाता है, फिर आप दूसरी जगह आ जाते हैं, फिर आप वहाँ पे एक बिल्ड करते हैं अपना तरीके से और फिर चेंज हो जाता है, तो उसके साथ भी आपको नहीं लगता कहीं कंसंट्रेशन लूज हो जाता है जो वर्किंग के ऊपर इफेक्ट करता है? ये दो सवाल एक साथ। हाँ नहीं, इट्स ओके। अलका जी, जो आपने पहला किया कि कैसे किया, तो आई ऑलवेज थिंक कि ये एक टीम का एफर्ट होता है। हमारे साथ बहुत सारे हमारे टीम के मतलब सारे ऑफिसर्स होते हैं, डाउन द लाइन होते हैं, यहाँ पे डायरेक्टरेट में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। अगर सबको विजन क्लियर है कि हमें करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मॉनिटरिंग अगर सही तरीके से हो, तो मेरे ख्याल से सभी लोग मेहनत भी करते हैं। ठीक है कुछ कंपोनेंट होते हैं, सब जगह होते हैं, अपने फैमिलीज में भी होते हैं, सभी पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, बट ठीक है उनको कैसे हम लोग ड्राइव करके अपने जो भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव करने के लिए हम अपनी पूरी मशीनरी को यूज करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ ये एक टीम वर्क होता है। तो जो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, हालांकि वो लीड करता है, डिपार्टमेंट का हेड होता है, भले वो सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोई भी हो, लेकिन जो पूरी टीम है उसका भी उतना ही एफर्ट होता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वन ग्रोज एंड वन लर्न्स हाउ टू मेक लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड मैन पावर में किस तरह से हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट करें। मतलब जिसको कहते हैं परिस्थितियां सिखा देती है, तो वो धीरे धीरे सीखते सीखते आ जाता है। दूसरा जो आपने फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स की बात करी, उसके भी मैं मानूंगी कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। नेगेटिव ये है कि हाँ ठीक है कंटिन्यूटी नहीं है, तो आपको पता नहीं पड़ पाता है कि अच्छा उसमें आगे क्या हुआ है।
पॉजिटिव ये होता है स्पेशली आईएएस के साथ कि वन इज सपोज टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कि आपको हर डिपार्टमेंट का, हर सेक्टर का, भले आज एजुकेशन में काम कर रहे हो, कल जेडीए में काम कर रहे हो, कल वापस मेडिकल एंड हेल्थ में कर रहे हो, परसों वापस पीडब्ल्यूडी का काम कर रहे हो, तो आपको थोड़ा 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 हर सेक्टर के बारे में पता पड़ जाता है। तो दिस एड्स टू द सर्विस, आपको सर्विस में जो एक एनरिचमेंट आता है, जो इस बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन आईएएस कि आपका एक्सपोजर बहुत होता है फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू द लोएस्ट लेवल, कि ऊपर नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है और नीचे पंचायत लेवल पे उसी पर्टिकुलर चीज पे क्या चल रहा है, अलग अलग सेक्टर्स में ड्रिंकिंग वाटर में क्या चल रहा है। तो फ्रीक्वेंस चेंजेस से एक ये फायदा है कि आपको बहुत सारा पता पड़ जाता है, और वो आपका एक्सपीरियंस इट एड्स, आप कहीं पे भी काम करते हो, पर्सनली तो ऐड करते ही है, लेकिन एड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। और प्लस लेगेसी जो होती है हर डिपार्टमेंट की, जैसे मैं कहीं पे काम करके आई हूँ तो वहां पे एक लेगेसी वो होता है कि हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं, अब इसको आगे बढ़ाना है। इसलिए जो टेक्नोलॉजी है और जो हमारा ऑनलाइन और आईटी सिस्टम है वो हम सभी लोगों के लिए इतनी बड़ी बोन है। आज से 15 साल पहले ये वाला नहीं होता था कि एक बार आपने कुछ काम कर लिया, साल भर कुछ काम कर लिया, जैसे कोई अधिकारी बदले तो वापस से नीचे की टीम भी अगर चेंज हो गई तो इट वाज डिफिकल्ट कि कहाँ तक पहुंचे थे, क्या करना है। अब क्योंकि ऑनलाइन है, सो यू कैन पुश थिंग्स in the forward direction, so that is also a very positive thing, intervention of technology। इसलिए मैं कहूंगी कि ये पॉजिटिव भी है frequent changes, और गवर्नमेंट को भी इसलिए हेल्प होती है कि सारे ऑफिसर्स आपके कहीं ना कहीं फिर से टकराते रहते हैं, वापस आप घूम फिर के अगर वहां पे सीनियर लेवल पे जाते हो तो यू नो कि क्या चल रहा है, और आप उसमें आपका एक वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो। मैम इतना जगह जगह ट्रांसफर हुआ, आपको अच्छी जगह कौन सी लगी? क्योंकि वैसे तो आप उदयपुर से हैं, बट जो प्लेस आपको पसंद आई जहाँ पे काम करके, या वहाँ का एनवायरनमेंट? अलका जी, 2-3 कारण से जो मेरा पोस्टिंग थी कलेक्टर बांसवाड़ा, वो मुझे सबसे अच्छी लगी। वो इसलिए अच्छी लगी कि एक तो ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि शुरू से पैशन था कि आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, आईएएस का रोल मॉडल होता है कलेक्टर बनना है। तो सबसे पहली पोस्टिंग हुई थी बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व ऑलमोस्ट 2.5 years, विच इज अ प्रेटी लॉन्ग टेन्योर। और वो एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। मैं बात कर रही हूँ 2004 की, तो 2004 में भी काफी पिछड़ा हुआ था, मोबाइल फोन्स आए थे केवल। मेरा भी पहला मोबाइल मैंने तभी लिया था जब मैं कलेक्टर बनी थी 2004 में, उसके पहले मैंने मोबाइल रखा भी नहीं हुआ था। तो बेसिकली कनेक्टिविटी, बहुत सारे इश्यूज के कारण दैट वाज अ वेरी बैकवर्ड टिपिकल ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। विमेन की कंडीशन खराब, एजुकेशन पैरामीटर्स खराब, हेल्थ पैरामीटर्स खराब, एक्सेसिबिलिटी खराब, सारी चीजें। तो दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग प्लेस। बट क्योंकि मन में जज्बा था, पैशन था, कमिटमेंट था काम करने का, तो दिन रात बहुत बहुत मेहनत करी। मुझे खुद ही लगता है कि उन दिनों में बहुत ज्यादा मेहनत करी, दिन रात देखा नहीं, कुछ भी नहीं देखा। और पर उस काम का सेटिस्फैक्शन भी बहुत मिला। सेटिस्फैक्शन ये मिला कि आज किसी भी कैपेसिटी में अगर मैं बांसवाड़ा जाती हूँ तो वहां के लोग मुझे एकदम एज अ फैमिली मेंबर, मतलब कॉमन मैन, दे आर नॉट, कोई जरूरी नहीं कि वो ऑफिसर्स रहे हो, कॉमन मैन, वो सब लोग आते हैं मिलने। आपने उस समय ये काम किया था, आपने उस समय हमारा ये करवा दिया था, आपने यहाँ पे रोड सैंक्शन करवा दी थी, हमारा गांव जुड़ गया। सो दैट ये सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा सर्विस में ये है कि आपने मेहनत करी है, लोगों तक वो आपकी सर्विसेज पहुंची है, और उससे उनका जीवन स्तर में थोड़ा सा ही सही लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो ये बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। सो आई थिंक माई दैट पोस्टिंग वो मुझे अभी भी सबसे ही अच्छी लगती है। जी मैम, एज अ 40 मेंबर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि 40 जो है वो विमेन विंग, ज़्यादा बिजनेस को प्रमोट करना, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना, और हमारे साथ जो भी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं वो जनरली कोई ना कोई अपने अपने सेक्टर में मेंटोर रही हैं और एस्टेब्लिश्ड बिजनेस विमेन हैं। तो अगर हम आपसे कुछ गाइडेंस चाहें कि हमारा सेल किस तरह से वर्क करे, कि हम चाहते हैं जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, या अभी जो कोविड के बाद में इतना प्रॉब्लम आया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत डाउन है, उस तरह से किस तरह से हम इनिशिएट करें कि आपके डिपार्टमेंट और 40 मिलके कुछ ऐसा कर सकें कि हम हमारे अंडर में काफ़ी महिलाओं को एक तरह से एज अ ब्रिज हम लोग उनके लिए काम कर सकें, और जिसमें कि आपसे स्कीम्स को हम लॉन्च कर सकें या किसी भी तरह का आप हमें गाइड कर सकें। ये डेफिनेटली अलका जी, बहुत आपका अच्छा प्रपोजल है, एंड मैं दिल से आपकी आभार, थैंक यू कह रही हूँ कि आपने ये कम फॉरवर्ड टू पार्टनर विद आवर डिपार्टमेंट, बिकॉज एज ए डिपार्टमेंट वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू पार्टनरशिप विद सिविल सोसाइटी, एनजीओज, आम लोगों के साथ। और स्पेशली हमारा ये वाला डिपार्टमेंट इसमें इतना है कि जितना इन्वॉल्वमेंट पब्लिक का होगा, हमको एक तो पता भी पड़ेगा कि
वेयर आर वी गोइंग, और आप लोगों का एक सपोर्ट भी हमें मिल जाएगा। तो स्पेशली स्टार्टअप्स के तौर पे जैसे अभी हम लोग चाह रहे थे कि जो हमारे ओल्ड एज होम्स है उसमें थोड़ी सी हमारी पोजीशन ठीक करने के लिए, हालांकि वी हैव लॉट मेनी डोनर्स भी आए हैं छोटा छोटा इंटरवेंशन के लिए, लेकिन उन लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि जो यूथ वाले बच्चे हैं उनको कुछ ऐसा एक दे दें कि दे कम एंड गेट एसोसिएटेड। जैसे जो लोग MSW टाइप करते हैं, सोशल वर्क में जो लोग अपना PG वगैरह कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 15 दिन, 3 हफ्ते, 1 महीना अगर ओल्ड एज होम पे उन्होंने बताया मीन्स एज एन इंटर्न हो गया, जस्ट टू बी विद द इनमेट्स, उनके साथ बात करना। अब ओल्ड एज में इंसान को क्या चाहिए कि कोई बात सुनने वाला चाहिए, कोई पूछने वाला चाहिए, आपने खाना खाया, अच्छा आपको दवाई ले ली, किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई बच्चे इस तरह से अगर आते हैं तो विल बी वेरी हैप्पी टू उनके साथ हम टाई अप करके और हमारे ओल्ड एज होम्स के साथ उनको हम लिंक कर सकते हैं। सेकेंडली जैसे मैंने बताया कि हमारे चिल्ड्रन होम्स है, ऑर्फन बच्चे हैं, उनको छोड़ देते हैं पेरेंट्स, जो अडॉप्शन में भी काफी चले जाते हैं, और जैसी हमारी मानसिकता है लड़के चले जाते हैं, लड़कियां रह जाती हैं, और वो भी लड़कियां भी जो एकदम छोटी 6 महीने के नीचे नीचे होती है उनका तो अडॉप्शन हो जाता है। 8-9 साल की बच्चियां भी कहीं पे हो जाती है, कहीं पे जो बच्चियां विक्टिम्स है ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और समूह, उनके भी अगर वो अबैंडन बच्चे हैं वो भी हमारे चाइल्ड होम्स में है। उनको आकर के उनके साथ टाइम बिताना, उनको जिसको कहना चाहिए ना एक वॉलंटियर की तरह कि उसको कभी पढ़ाई में हेल्प करना, उसको कुछ लिंक वगैरह दे करके कुछ सपोर्ट करना, उसको गाइड करना, अगर इस तरह से होता है। करीब 2,500-3,000 बच्चे हमारे चिल्ड्रन होम्स में भी है, तो अगर उनके साथ जुड़ सकते हैं अपन, 1-to-1 हम लोग करवा सकते हैं, सो दैट विल बी अनदर गुड प्लेस कि जहाँ पे अपना आ सकता है। फिर हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, स्पेशली एबल्ड कुछ घर से अपने स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन में पूरी क्वालिफिकेशन है, बट मतलब उनका मोबिलिटी इज वन इश्यू। भले ही वो जिसको कहना चाहिए हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, भले ही हमारा किसी भी तरह का उसका डिसेबिलिटी है, तो दे प्रेफर कि एक जगह पे रह करके, प्रेफरेबली इन द अपने घर पे रह करके कुछ स्टार्टअप कर ले। तो ऐसो में अगर आप उनको टाई अप करके आप जोड़ सकते हैं या किसी स्टार्टअप से लिंक करा सकते हैं, टैलेंट में उनके पास कोई कमी नहीं है, अगर इस तरह का अगर अपन लोग टाई अप करते हैं तो आई थिंक दैट विल वी विल ऑल्सो बेनिफिट एंड विल बी मोर देन थैंकफुल फॉर यू फॉर कमिंग विद दिस प्रपोजल। डेफिनेटली मैम, ये बहुत आपने काफ़ी चीज़ें बताई है और मेंबर्स दे आर एंथुसियास्ट कि हाँ मिलना है और इन चीज़ों को करना है। सो आई सपोज नेहा, हम लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे मैम से, और एज अ टीम हम बना के जो 1-to-1 इंटरेक्शंस है या फिर बच्चों का एज एन इंटर्न, आई थिंक ऐसा कुछ एक उनको दिया जाए कि 10 days या फॉर अ वीक दे विजिट टू योर दीज ओल्ड एज और ऑर्फनेज। और जो विमेन एम्पावरमेंट की जो बिजनेस रिलेटेड जो भी होगी वो भी हम लोग स्पेशल जो लेडीज हैं उनके साथ में कुछ ना कुछ स्टार्टअप्स हम करेंगे। तो इट विल बी अ प्लेजर टू आवर मेंबर्स आल्सो कि हम सिर्फ बातें ही नहीं कर रहे हैं, कुछ करके भी दे रहे हैं। We look forward to this partnership. थैंक यू सो मच मैम, इट्स सो नाइस ऑफ यू। आपने जो चीज बताई कि ये क्वालिटी होती है एक ऑफिसर की कि आपने टीम वर्क की बात करी, कि आपने क्रेडिट खुद किसी चीज का नहीं लिया, कि टीम वर्क और एक पैशन के साथ में, एक डेडिकेशन के साथ में तो काम किया जाए, तो दैट इज द रियल हैप्पीनेस इन लाइफ। सो ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपके साथ में वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आपके साथ में जुड़ के और काफी चीजें और सीखें और वी कैन सर्व द सोसाइटी। थैंक यू सो मच मैम। नाउ ओवर टू नेहा प्लीज। थैंक यू अलका जी। थैंक यू जी। मैम, जो आपने बताया, डेफिनेटली हम लोग कुछ ना कुछ प्रपोजल बना के कलेक्टिवली वी विल ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट आल्सो। मैम, हमारे काफी फोरम मेंबर्स हैं जो आपसे कुछ ना कुछ पूछना चाहते हैं, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू टाइप in the comment box if you want to ask any particular question from ma'am. And ma'am, one of our forum member Neelam Mittal, she would like to ask a question. Yeah, thank you, Neha, for giving me this opportunity. So first of all, welcome, ma'am, and thanks for being with us and share your multitasking experience with us, ma'am. So my question is that कि एक female, working female, चाहे वो middle class हो, upper middle हो, or might be a high society, they have lots of responsibility जिन्हें वो निभाती है अपनी फैमिली में, अपने वर्किंग में, और बहुत प्यार करती है, उनके लिए टाइम निकालती है। इन सब ड्यूरेशंस में, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच उसके पास अपने लिए टाइम नहीं होता।
कि वो कैसे अपने आप से प्यार करे या अपने आप से टाइम निकाले. यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप उस फेज से निकल चुकी हैं, आपको लाइफ में बैलेंस करना आ गया. बट ऐसी फीमेल जो अभी इस जर्नी में निकल रही है, सो आपसे वो गाइडलाइन चाहिए कि ऐसी फीमेल्स कैसे अपने लिए जीना सीख पाएंगी लाइफ में, कैसे अपने लिए वो टाइम निकाले, कैसे बैलेंस करे लाइफ को. ओके, या नीलम, इट इज अ वेरी, मतलब आपने बहुत सही कहा है कि एक एज में आने के बाद, जो मैं कह रही हूँ मिडिल एज में आने के बाद सब बैलेंसिंग, सब मेच्योरिटी आ जाती है. लेकिन 20s में 25 प्लस होकर के उस समय बहुत मुश्किल होता है कि जब आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग दुनिया की, आपके सराउंडिंग्स की, फैमिली की, सब चीज़ों की इतनी नहीं होती है. दैट टाइम डेफिनेटली इट इज़ अ चैलेंज, एंड इवन आई हैव गॉन थ्रू दैट चैलेंज, बिकॉज उस समय आपकी एक लॉपसाइडेड ही चलता रहता है, एंड वेरी लेट यू रियलाइज कि आपको शुरू से इस पे ध्यान देना था. बट टू माय यंगर कलीग्स जो आप लोग अभी सुन रहे हैं, एंड आई थिंक नाउ दैट आवर जनरेशन इज स्लाइटली स्मार्ट इनफ टू प्रायोरिटाइज एंड टू, जिसको कहना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे हैं, यूएस प्रेसिडेंट के पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं. अब उस काम को हम किस तरह से करें, अब उसमें हमें भी पता है कि हम लोग अनप्रोडक्टिव टाइम हम कहाँ कहाँ डाल रहे हैं. टीवी के सामने, सोशल मीडिया पे, जहां जहां अनप्रोडक्टिव टाइम पे हम लोग दे रहे हैं, अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, रिसोर्सेज खर्च कर रहे हैं, उसको थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कट करके अगर हम अपना पर्सनल ध्यान रखने में, मतलब जो चीज हम सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे हम घंटों लगा रहे हैं, मिंत्रा पे स्क्रॉल करने पे हम आधा घंटा लगा रहे हैं, तो उसकी जगह अगर हम वॉक ही कर लें, योगा कर लें, ठीक है ना, तो उस तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं दैट वे. सो आई थिंक वी आर स्मार्ट इनफ नाउ कि टाइम हमें ही काटना है, और वो हमें ये समझना चाहिए कि ये प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है, तो उस अनप्रोडक्टिव टाइम को धीरे 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 कम करते जाना है. हाँ, सो अकॉर्डिंग टू यू हमें ये बैलेंस करना आना चाहिए कि व्हाट इज आवर प्रायोरिटी, और अनप्रिडिक्टेबल और प्रिडिक्टेबल जो थिंग्स है उन्हें कैसे हम अपने गोल्स या कुछ माइलस्टोन बना के उनमें डिविजन्स करके करें. मैम, लास्ट क्वेश्चन, नेहा, इफ यू परमिट, कैन आई आस्क अनदर क्वेश्चन. मैम, हर एक फीमेल में, लाइक जो वर्किंग फीमेल होती है, एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपने लाइफ में गिव अप करती है. वो सोचती है कि दैट्स इनफ, सब कुछ हुआ, मैं फैमिली को भी मैनेज कर रही हूँ, मैं अपना वर्किंग स्टाइल भी मैनेज कर रही हूँ, और इन योर फील्ड पर्टिकुलरली जब आप बहुत सारे सराउंडिंग लोगों से मिलते हैं, एक नेगेटिविटी हमारे सराउंडिंग आती है और गिव अप करके बैठ जाती है, तब ऐसा क्या मोटिवेशनल वे होना चाहिए, या कोट्स होनी चाहिए, या इंस्पिरेशन होना चाहिए, जहां गिव अप करने पे उसको एक मोटिवेशन मिले कि नहीं, ये तो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ. मतलब लाइक कोई ऐसा इंसिडेंस आपकी लाइफ में हुआ हो जब आपने भी गिव अप करा हो, और फिर एकदम से आप खड़ी हुई कि नहीं, ये गायत्री नहीं है, ये गायत्री की लाइफ नहीं, गायत्री ये है और इसको ये प्रूव करना है, लाइक दैट. सो यू कैन शेयर विथ अस दिस एक्सपीरियंस आल्सो. सो नीलम, फॉर्चुनेटली अभी तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो गिव अप करने वाली स्टेज आई हो, बिकॉज आई थिंक दैट आई एम अ फाइटर, एंड वो उस चीज को मैंने अपने ऊपर कभी हावी होने नहीं दिया. अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, मे बी बिकॉज ऑफ सराउंडिंग्स. आई हैव ट्राइड कि मतलब किस तरह से रास्ता निकालेगा. अगर दो तीन चीज अगर हम कर लें, एक तो पॉजिटिव माइंडसेट से, कि जिसको हम कहते हैं ना कि रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है, या कि एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज ऑलवेज अ ब्राइट लाइट, या किसी भी नाम से, विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. फॉर्चुनेटली मुझे बचपन से ये सारी सेविंग्स बड़ी अच्छी लगती थी, एंड अपनी जिंदगी में भी मैंने शुरू से ही उतारी है कि नथिंग लास्ट फॉर एवर. एक मैंने बहुत पहले, मेरा जैसे बताया रीडिंग हैबिट थी, तो एक बुक का टाइटल ही था कि नथिंग लास्ट फॉर एवर. उसमें ऐसे इंसिडेंट्स थे कि किसी का आंधी तूफान में अच्छी खासी फैमिली का पूरा घर उजड़ गया, बच्चे मतलब दे लॉस्ट देयर चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग. ऐसी स्थिति आ गई कि वो हेड टू माउथ हो गए, बट दैट पर्सन ही वाज इंडस्ट्रियस मींस उसे अपने, मतलब अपने आप पे भरोसा था, अपनी मेहनत पे भरोसा था, फिर से उठ खड़ा हुआ. तो ये कुछ चीज मेरे पर्सनली गाइडिंग फैक्टर्स रहे हैं कि टाइम खराब हो सकता है लेकिन हमेशा खराब नहीं हो सकता है. लाइफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्स एंड डाउन, जिसको कहते हैं रोलर कोस्टर राइड है, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं. अब आप हर नीचे जा रहे हैं तो आपको लगना चाहिए कि चलो वापस ऊपर भी आएंगे. तो सभी फ्रेंड्स को मेरा यही सजेशन है कि जब हम उस फेज से जा रहे हैं, थोड़ा सा पॉज करें, अपने आप को पॉज करें, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें कि देखो सारे दिन एक साथ नहीं होते, एक जैसे नहीं हो सकते. दीज आर योर टेस्टिंग टाइम्स, और टेस्टिंग टाइम्स आते हैं दैट ये हमारे मतलब अगर आप लोग कोशिश करेंगे, वी विल गेट आउट ऑफ इट.
अगर हम हाथ जिसको कहते हैं ना सिर पे हाथ रख करके बैठ जाएंगे या वी गिव अप, देन दैट इज द एंड ऑफ एवरीथिंग. तो उस समय थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं, ये एक मेरा टेस्टिंग टाइम है. भले इफ यू बिलीव इन गॉड, गॉड पे डाल दो कि गॉड परीक्षा दे रहा है, मैं गॉड के फेवरेट है इसलिए ज्यादा परीक्षा दे रहा है, वॉट एवर. आई मीन अब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब चीजें आपका मन बहलाने की चीजें हैं, सो दैट यू आर एबल टू वाइल अवे दैट टाइम. तो अब जिसमें बिलीफ है, डेस्टिनी में बिलीफ है, डेस्टिनी में कर लो. अपने आप पे है, भगवान में विश्वास नहीं मत करो, अपने आप पे कर लो कि नहीं आई कैन गो थ्रू इट. सो बट ये है कि वन शुड, जिसको कहना चाहिए ना, थोड़ा सा सोच समझ करके करना चाहिए कि नहीं, मतलब इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए जिंदगी में. इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए. इम्पल्सिव एक लेवल तक ठीक है, टीनेज तक ठीक है, शुरू शुरू में ठीक है. उसके बाद जब आपकी जिंदगी में ऐसा आता है तो वन शुड स्लाइटली थिंक and then decide. That's very good. Makes sense, ma'am. So in negative situations में keep cool and calm and think positive, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है. It's a good experience and good knowledge sharing with us. Over to you, Neha. Thank you so much, Neha, once again. मैम, हमारी एक फोरम मेंबर है डॉक्टर सुनीता शर्मा जी. शी इज अ फाउंडर ऑफ उमा फाउंडेशन हु इज एक्टिवली इन्वॉल्व विद कोविड कंडीशंस एंड वेरियस सोशल इश्यूज आल्सो. शी वुड लाइक टू आस्क समथिंग. नमस्कार मैम. नमस्कार मैम, आई थिंक 40 की तरफ से हम चाहेंगे कि एक बहुत छोटा सा एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर में हम आपके साथ जुड़ के काम करें, जिसको हम इवेंचुअली, बिकॉज विद एनी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर देर आर लॉट ऑफ नॉर्म्स या बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी फॉलो करने होते हैं. सो आई एम श्योर प्रोबेबली नेहा वुड अग्री कि एज फ्रॉम 40 we would like to contribute, but to a very specific, आप बताएं कि अच्छा इस पे आप काम कर लें और उसको हम एक टर्न अराउंड करके दिखा पाएं. I think that would be a better. सुनीता जी, एक छोटा सा आइडिया मुझे आया अभी आपकी बात सुनते सुनते ही, बिकॉज आई एम रीडिंग योर मैसेज ऑल्सो दैट यू वुड लाइक टू associated with specific center, be it old age और चाइल्ड केयर, आपने जो भी लिखा है. तो जैसे आई एम सेइंग कि हमारे गर्ल्स के जो हमारे होम्स है, एंड बीइंग अ वुमन, मेरा हमेशा होता है कि गर्ल्स को मुझे कॉन्फिडेंट बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए, पढ़ाई में करना चाहिए. अगर जयपुर का ही, इफ यू आर कंफर्टेबल विद जयपुर का जो हमारा गर्ल्स है उसको लेकर के, इफ यू कैन डू दैट मेंटरिंग 1-to-1, उसको गाइड करना, whether she wants to become a doctor, she wants to become a fashion designer, she wants to be a housewife, whatever, मतलब to her चॉइस. हम उस पर फोर्स नहीं कर रहे, उसकी जो इच्छा है वो करे, हम उसको एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट दे, इतना ही हम कर देंगे. सो दैट विल बी अ काइंड ऑफ चेन रिएक्शन. वो लड़कियां आगे किसी को करेंगी. वंस वी आर कॉन्फिडेंट कि इस होम को हमने कर लिया है, हम दूसरे होम पे शिफ्ट कर सकते हैं. ऑन दैट पैटर्न यू कैन start thinking. That will be good. Small intervention, but that will affect the life of girls. Yeah. I agree, ma'am. I think we all come from various different backgrounds. तो हम सब अपना inputs दे के we can guide them towards any skills जो वो develop अपने future के लिए करना चाहेंगे. Right. And we can probably look at getting a small skill center done for them. Yeah, we are in fact getting skill centers. हमने ICICI के साथ टाइप किया, उनका जो फाउंडेशन है, 4 जगह they have set up one hall. वो स्पेशली बॉयज वाले होम्स में है, जहाँ पे they are teaching them मिक्सी ठीक करना, टीवी ठीक करना, पंखा ठीक करना, कूलर ठीक करना. that way small things, but that is again in lot of demand. तो बच्चों को बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है. True. अभी मैं उनके पीछे पड़ी हूँ 3 सेंटर्स पे, और वो कर लेंगे. तो आप उसी पैटर्न पे अगर girls center or boys center, whatever is your convenience, if you can take up any of those, I'll be more than happy for that. I think we would take up the girls center. That would be nice. A little biased towards girls. Yeah, even I have that bias. I'm with you, Sunita ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. It's been a pleasure hearing you. Thank you. यस मैम, एक इतनी बड़ी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर के साथ साथ आप इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं कि इतना अच्छा लगा. आपका टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज, इन सब चीजों को सुन के बहुत ही अच्छा लगा. मैम, thank you so much for accepting our invitation to be a speaker today. And ma'am, very soon we'll be coming forward with a proposal which could give us satisfaction of contributing to the society, and with your help, I'm very sure we'll get that satisfaction too. Thank you so much, ma'am, for connecting with us today. Thank you. Thank you
Thank you very much, Neha. And it was for me also, it was a very good experience interacting with all of you. And in fact, to be very frank, I'm energized after this interaction. बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you very much. And I look forward to that proposal. Thank you. Yes, ma'am. Thank you We'll so come. much. Thank you.